Are- दोस्तों, India has made many technological advancement in the recent years, including artificial intelligence, blockchain, robotics, 5G, cybersecurity, UPI, Internet of Things, space exploration, deep oceanic scientific research, and many more. Now, इसी कड़ी में एक नया अध्याय और जुड़ने जा रहा है, the fifth mode of transportation, that is hyperloop system. In a major breakthrough regarding this technology, IIT Madras has unveiled country's first Hyperloop test track. यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, इंडियन मीडिया एक्सटेंसिवली इस न्यूज को कवर कर रहा है क्योंकि आईआईटी मद्रास ने अनवील किया है कंट्रीज फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक स्पैनिंग 425 meters, एंड दिस स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी डेवलप की गई है विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज that aims to propel India into the next era of high speed transportation. सो ये कुछ इस तरह का टेस्ट ट्रैक बनाया गया है जहां पर न केवल इंडिया की बल्कि अब्रोड से भी इस ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी पे काम करने वाली कंपनीज अपने हाइपर लूप पोड्स के ट्रायल्स करेंगी, जिसके बेसिकली कई फेजेज होते हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि एक छोटी सी क्लिप आप देखें जिसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा शेयर, हालांकि इसमें साउंड नहीं है। सो यहाँ पे ये इस टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग बता रहे हैं। ये कुछ इस तरह का देखने वाला ट्रैक होगा। तो इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये एक कोलैबोरेटिव इफोर्ट्स है इंडिया की आईटी टाइकून्स एंड इंडस्ट्री प्लेयर्स का, जिसमें लार्सन एंड टुब्रो कंस्ट्रक्शन, आर्सेलर मित्तल एंड हिंडाल्को इंडस्ट्रीज ने अपना कंट्रीब्यूट किया है to the construction and development of the SAD test track. And this test track is basically part of a broader initiative to develop a full scalable hyperloop system. अभी के लिए हमने 425 मीटर का ट्रैक यहाँ पे तैयार किया है, लेकिन आने वाले समय में यदि हमारे ट्रायल्स सक्सेसफुल हो जाते हैं सभी फेजेस पे, यदि सफलता मिल जाती है तो एक स्केलेबल हाइपरलूप सिस्टम तैयार किया जाएगा जो एक कॉरिडोर के रूप में होगा और भारत के सभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज को आपस में कनेक्ट किया जाएगा और जिसका प्राइम कैंडिडेट रहेगा मुंबई पुणे कॉरिडोर फॉर द फर्स्ट कॉमर्शियल प्रोजेक्ट। एंड इनफैक्ट आज के एरा में अगर देखा जाए तो हमारे पास चार प्रकार के मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, रोड के माध्यम से, रेलवेज के माध्यम से, वाटरवेज एंड एयरवेज के माध्यम से। सो ये बेसिकली फिफ्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा जो इम्यून होगा टू दी ऑल वेदर कंडीशंस एंड हमें ऑफर करेगा एक कोलिजन फ्री कम्युनिकेशन विच मेकिंग इट एन अट्रैक्टिव अल्टरनेटिव टू द ट्रेडिशनल रेल एंड एयर ट्रेवल। हालांकि अट्रैक्टिव अल्टरनेट होने के साथ साथ ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा कॉस्टलियर होगा and other technical and environmental issues must be addressed before the full scalable implementation of the SAD system। और इस कॉन्सेप्ट को रियलिटी में तब्दील होने में अभी बहुत समय बाकी है, बहुत सारा काम हमें करना पड़ेगा एंड इवन सबसे पहले तो फंड का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं कि हाइपर लूप सिस्टम क्या है और कैसे ये काम करता है। व्हाट इज हाइपर लूप? देखिए, हाइपर लूप एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है दैट इन्वॉल्व्स मूविंग कैप्सूल्स और पोड्स थ्रू वैक्यूम सील्ड ट्यूब्स एट ए स्पीड ऑफ अप टू मोर देन 1000 किलोमीटर पर आवर, या हम कह सकते हैं कि 800 माइल्स पर आवर। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह की ये ट्यूब होने वाली है जहां पे वैक्यूम क्रिएट किया जाएगा और इसमें एक पोड या कैप्सूल होगा जो कि पैसेंजर्स को कैरी करेगा एंड ये पोड या कैप्सूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रपल्सन की हेल्प से आगे की तरफ मूव करेगा। तो ये हाइपरलूप सिस्टम रिलाई करता है ऑन सेवरल की टेक्नोलॉजीज, जिसमें सबसे पहला काम है वैक्यूम ट्यूब्स को बनाना, वैक्यूम ट्यूब्स को क्रिएट करना और फिर इन ट्यूब्स के अंदर भी हमें वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा।
एक ऐसा इन्वायरमेंट यहाँ पे हमें चाहिए जहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को हम लोग मिनिमाइज कर पाए या एटलीस्ट कम से कम उसको जीरो के नजदीक ले जाएं, ताकि एक वैक्यूम क्रिएट हो जाए। आप कहोगे कि इसमें वैक्यूम क्यों क्रिएट कर रहे हैं? देखिए, जब कभी भी हाई स्पीड की बात करते हैं तो एयर रेजिस्टेंस हाई स्पीड को रोकने का काम करता है। यदि हम लोग बात करते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट को अचीव करना है तो उसमें हमारे सामने एक ऑब्स्टेकल है एयर रेजिस्टेंस। इसीलिए आजकल हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हमें हाई स्पीड पे लेके जाना है, जैसे कि रेलवे की बात कर सकते हैं, तो उनके शेप एंड डिजाइन पे खासा ध्यान दिया जाता है। जो हमारे पुराने वर्जन है रेलवेज के, उनका जो इंजन आप देख पाओगे आगे का, वो बिल्कुल 90 डिग्री पे रहता है, मोस्टली 90 डिग्री पे रहता है। लेकिन वंदे भारत की बात कर लीजिए, इसके अलावा आप बुलेट ट्रेन्स की बात कर लीजिए, या हमारा जो रैपिड मेट्रो सिस्टम चलाया गया है उन ट्रेनों की बात कर लीजिए, उनका शेप कुछ एंगल पे आपको देखने को मिलेगा। यानी कि ऑब्जेक्ट के आगे स्लोप देखने को मिल रहा है, और ये इसीलिए स्लोप किया गया है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इस दिशा में मूव कर रहा है, एयर रेजिस्टेंस इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो जितनी भी एयर इसके सामने से आएगी, फुल कैपेसिटी में यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस एग्जर्ट किया जाएगा ऑन दी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो क्या होगा, एयर यहाँ पे टकराएगी और ऊपर मीन्स ऊपर उठ के चली जाएगी, और यहाँ से एयर साइड से भी निकल जा सकती है। और यहाँ पे हम स्लोप बनाकर केवल और केवल जो एयर है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मिनिमम एयर रेजिस्टेंस एग्जर्ट हो किसी भी ट्रेन के ऊपर या मूविंग ऑब्जेक्ट पे। हमारे जो रॉकेट्स का डिजाइन है वो कुछ इस तरह का होता है, आपने देखा होगा, तो वो भी यहाँ पे बन नहीं रहा। तो वो भी इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के बनाया जाता है कि हमें एयर रेजिस्टेंस को कम करना है। अब इन वैक्यूम ट्यूब्स में तो एयर रेजिस्टेंस हमने मिनिमाइज कर दिया या एटलीस्ट उसको जीरो ही कर दिया है। तो जो सबसे पहला ऑब्स्टेकल होता है फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट के सामने, वो यहाँ पे हमने हटा दिया है, उसको एलिमिनेट कर दिया है वैक्यूम ट्यूब्स को क्रिएट करके। दूसरा है फ्रिक्शन। अब देखिए, जब भी दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में होती हैं तो वहां पे एक फोर्स काम करता है, अपोजिट फोर्स काम करता है, जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आप इस चीज को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यदि दो बॉडी कांटेक्ट में होती हैं तो आपस में एक दूसरे के जो कांटेक्ट में पॉइंट है वहां पे फ्रिक्शन फोर्स लगता है। फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे कह सकते हैं कि क्रिएट होता है जब एक बॉडी मूव करती है किसी दिशा के अंदर। आई मीन फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट रेजिस्ट मोशन when the surface of one object comes in contact with the surface of another। या ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन इज द फोर्स रेजिस्टिंग द रिलेटिव मोशन ऑफ सॉलिड सरफेस। यहाँ पे केवल सॉलिड सरफेस नहीं, जो फ्लूइड लेयर्स है वहां पे भी काम करता है, मटेरियल एलिमेंट्स पे भी काम करता है, जहां पे भी स्लाइडिंग होगा अगेंस्ट ईच अदर। इसीलिए एक ब्लॉक को मूव करवाना कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा मुश्किल होता है एक सर्कल के, सर्कल नहीं तो व्हील कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एट ए टाइम बिल्कुल स्मॉल एरिया कांटेक्ट में रहता है। एंड फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कांटेक्ट इन सरफेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। जितना ज्यादा हमारा सरफेस स्मूथ रहेगा, फ्रिक्शन उतना ही आपका कम हो जाएगा। लेकिन जितना ज्यादा एरिया आपने बढ़ा दिया, रफनेस ज्यादा होगी, तो वहां पे हमारा फ्रिक्शन जो है बढ़ता ही चला जाएगा। तो जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं आज के समय, वो सभी कांटेक्ट में चलते हैं। चाहे आप रोड की बात कर लीजिए, रेलवे की बात कर लीजिए, वाटरवेज की बात कर लीजिए, अगर हम एयर को छोड़ें तो वहां पे आपका एयर रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट काम कर जाता है। ठीक है, इसीलिए आपने जहाजों का भी जो शेप है या डिजाइन देखा होगा वो कुछ आगे से इस तरह से होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग एयर रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं। और दूसरा हमने देखा फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन को भी यहाँ पे हमें कम करना है,
क्योंकि फ्रिक्शन भी कहीं ना कहीं स्पीड को अपोज करता है, स्पीड को कम करने का काम करता है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक propulsion सिस्टम यहाँ पे इस्तेमाल में लाया जाता है। यहाँ पे हमारा जो पोड रहेगा ये इस ट्यूब के कांटेक्ट में नहीं रहने वाला है, ये इस ट्यूब से थोड़ा सा ऊपर उठेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा होगा। ट्यूब के नीचे भी मैग्नेट्स को इंस्टॉल किया जाएगा, और जो ट्यूब है उसके जहाँ ट्रैक हम बना पा रहे हैं वहां पे भी मैग्नेट्स को इंस्टॉल किया जाएगा। एंड मैग्नेट्स का एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा, हमने देखा कि जो नॉर्थ पोल होता है वो नॉर्थ पोल को रिपेल करता है, एंड साउथ पोल को रिपेल करता है, जबकि जो अपोजिट पोल्स होते हैं वे अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर्स। यहाँ पे आप देखिए ये कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट, कुछ इस तरह का फेनोमिना कॉन्सेप्चुलाइज किया जा रहा है। यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे भी नॉर्थ पोल है, नीचे भी नॉर्थ पोल, नीचे भी नॉर्थ पोल, तो चारों के चारों नॉर्थ पोल यहाँ पे क्या करेंगे, या कहें कि जो आपस में कांटेक्ट में आएंगे वे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, और फिर इसको ये अपवर्ड में पुश कर देगा। इसी वजह से हमारा पोड या हमारी जो ट्रेन है ये कांटेक्ट में नहीं रहने वाली है इस ट्यूब की, और इस प्रोसेस को कहते हैं लेविटेशन फेनोमिना। ठीक है, उत्तोलन हिंदी में इसको बोलते हैं। अभी ट्रेन या जो पोड है वो आगे कैसे जाएगी, तो देखिए यहाँ पे नॉर्थ पोल, फिर साउथ, फिर नॉर्थ, फिर साउथ, तो कुछ इस तरह से हमने मैग्नेट्स को इंस्टॉल कर दिया। ऐसे ही जो हमारी पटरी रहने वाली है या जो ट्यूब रहेगी उसमें अपोजिट में हमको देखने को मिलेगा साउथ एंड नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, साउथ एंड नॉर्थ। आई होप आप समझ पा रहे हो, नॉर्थ साउथ, साउथ एंड नॉर्थ। अब होगा क्या, जब नॉर्थ नॉर्थ के कांटेक्ट में आएगा तो ये इसको पुश करेगा, आगे की तरफ पुश करेगा, और जैसे ही ये कांटेक्ट में आएगा साउथ के तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, फिर इसको ये आगे कर देगा। फिर नॉर्थ पोल आएगा, नॉर्थ इसको फिर से पुश कर देगा, साउथ आएगा, साउथ इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये इस तरह से इसको स्पीड मिलेगी, या कहें कि इसको प्रपल्सन मिलेगा, और ये हमारा ट्रेन या पोड है वो चलता ही चला जाएगा। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रपल्सन। आई होप ये थोड़ा सा टेक्निकलिटी जो इसकी है आपको समझ में आई होंगी। एंड टेक्निकल भाषा में इसको मैग्नेटिक लेविटेशन सिस्टम कहा जाता है, जो प्रोपेल करेगा दी पोड्स एट हाई स्पीड्स। ठीक है, फिर रहेगा हमारा कैप्सूल, जिसमें पैसेंजर्स रहेंगे हमारे, या कार्गो भी इसमें हो सकता है, कार्गो पोर्ट्स भी इसको कह सकते हैं। तो ये इस तरह से डिजाइन किया गया है, बिल्कुल कंफर्ट रहेगा, सेफ रहेगा, विल एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम। अब आप कहोगे कि ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई, लेकिन लेविटेशन तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही क्रिएट होता है ना, तो वो तो मीन्स उसका उसी का एक हिस्सा हम कह सकते हैं। तो जी हाँ, देखिए यहाँ पे होगा क्या कि इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेंगे, और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से फिर लेविटेशन पे काम किया जाएगा। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी हमको सोलर पैनल से। इस ट्यूब के ऊपर पूरे एरिया में इस तरह से सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया जाएगा, जो हर वक्त किसी ना किसी एरिया में इलेक्ट्रिसिटी इसको प्रदान करते रहेंगे, और इसी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर लेंगे। अब वो कैसे होगा, वो थोड़ा सा साइंस में आपने पढ़ा होगा कि जब किसी क्लोज्ड सर्किट से अगर इलेक्ट्रिसिटी गुजारी जाती है तो इस कंडक्टर के चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो वो पूरा साइंस का काम है, वो अपने आप ये लोग कर लेंगे। हालांकि जितना हमने देखा है, जितना हमने पढ़ा है, उतना आसान ये है नहीं। इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसमें बहुत सारा कॉस्ट होने वाला है, बहुत सारी टेक्निकलिटीज लगने वाली हैं। इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट का दिमाग खाने वाला ये प्रोजेक्ट है। अब देखिए, जैसे हमारी ट्रेन्स हैं या हमारे रोड्स हैं, उनका हमने एक प्रॉपर जाल बिछा रखा है, तो ऐसे ही इस हाइपरलूप पोड्स के लिए भी हमें ट्यूब्स का जाल बिछाना पड़ेगा, जो कि पिलर्स पे होगा। कुछ इस तरह से दिखेगा ये, आप देखिए पिलर्स पहले बनाए जाएंगे और पिलर्स के ऊपर ट्यूब्स बनाई जाएंगी। अब हो सकता है दो ट्यूब्स साथ साथ चले पैरेलली, तीन भी हो सकती हैं, जैसे कि हमारे पास अभी अभी जो भी अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसमें हम देखते हैं 6 लेन का रोड है, डबल लेन का रोड है, ऐसे ही हमारी रेलवेज की बात कर सकते हैं।
डबल ट्रिपल या 4 लेन की पटरियां जो है बिछाई जा रही हैं। तो ऐसे ही इसमें डबल या ट्रिपल ट्यूब्स को जो है बिछाया जाएगा, पहले उनका एक जाल क्रिएट किया जाएगा अगर हम इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। खैर, अब आप कहो कि ये हाइपर लूप का कॉन्सेप्ट आया कहां से। तो देखिए, ये कॉन्सेप्ट तो बहुत पुराना है। अर्ली 1960s में इसको इसके ऊपर चर्चाएं शुरू हो गई थी। साइंटिस्ट ने अपना दिमाग खपाना शुरू कर दिया था। लेकिन 2012-13 में एलोन मस्क के द्वारा जब इस रिसर्च के ऊपर कुछ ब्रेक थ्रू लेके आया गया, तब दुनिया के साइंटिस्टों को ये लगा कि हाँ, ये भी टेक्नोलॉजी को हम लोग प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइज, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। ये जो हाइपर लूप सिस्टम या हाइपर लूप टेक्नोलॉजी है, ये 1960s में ही इसके ऊपर रिसर्च होना शुरू हो गई थी। लेकिन 2012 में अमेरिकन एंटरप्रेन्योर एलोन मस्क ने अनाउंस किया था न्यू रिसर्च इनटू दी सैड टेक्नोलॉजी। और इसके बाद देश दुनिया के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड आईटी सेक्टर के लोग इस काम के ऊपर लग जाते हैं। इसमें इंडिया भी पीछे नहीं रहा। भारत का एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है आईआईटी मद्रास, जिसको आईआईटी चेन्नई भी आप कह सकते हो। इन्होंने इस्टेब्लिश किया एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर द हाइपरलूप टेक्नोलॉजी इन इंडिया, जिसका नाम रखा गया आविष्कार हाइपरलूप। ये एक प्रोजेक्ट इन्होंने तैयार किया जिसमें अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को शामिल किया गया। 40+ इंडिविजुअल्स दिन रात कड़ी मेहनत से इस प्रोजेक्ट के अंडर काम करते रहे। और ये प्रोजेक्ट 2020 सॉरी 2017 में 2017 में इस प्रोजेक्ट को आईआईटी मद्रास एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा एक कोलैबोरेशन में शुरू किया गया था। The team Aviskar Hyperloop is an energetic student team of IIT Madras made of 40+ individuals working tirelessly to design a scalable Hyperloop system in India, and the team works out of the Center for Innovation IIT Madras, where they research, design, test and build the Hyperloop prototype। और अब ये प्रोटोटाइप इन्होंने बनाकर तैयार कर लिया है। अच्छा, एक बात और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, ये जो आविष्कार हाइपरलूप है 2019 में 2019 में एलोन मस्क के द्वारा एक कंपटीशन, ग्लोबल कंपटीशन रखा गया था जिसका नाम था स्पेस एक्स हाइपरलूप कोड कंपटीशन। उस कंपटीशन में ये हमारा आविष्कार हाइपरलूप प्रोजेक्ट टॉप 10 में जो है शामिल हुआ था, जिसमें 1600+ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट टीम ने पार्टिसिपेट किया था। इंडिविजुअल पार्टिसिपेट नहीं करते, पूरी टीम पार्टिसिपेट करती है। तो 1600+ टीम्स ने ग्लोबली उसमें पार्टिसिपेट किया था और उनमें आप देखिए टॉप 10 में ये हमारा आविष्कार आया था। इसके अलावा एशिया से पार्टिसिपेट करने वाला ये पहला या एकमात्र हाइपरलूप टेक्नोलॉजी या सिस्टम से संबंधित प्रोजेक्ट था। और अभी हाल ही में इंडिया ने भी भारत में ग्लोबल हाइपरलूप कंपटीशन को जो है कंडक्ट करवाया था, होस्ट किया था, जिसे एशिया का पहला ग्लोबल हाइपरलूप कंपटीशन भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये अभी के लिए एशिया का है, जो कि फेब 21 से लेकर 25 के बीच में हुआ है, जिसकी क्लोजिंग सेरेमनी को एड्रेस किया गया था हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के द्वारा, और इन्होंने वर्चुअली इसको एड्रेस किया एंड हाईलाइट किया मोदी गवर्नमेंट के उस रिजॉल्व एंड डिटर्मिनेशन को टू टेक द कंट्री अहेड ऑन द पैथ ऑफ इनोवेशन। इन्होंने कहा, इट इज ड्यू टू दिस रीजन that the ministry is able to work together with the educational institutions. While addressing the participants and students, he also said that the IIT Madras has achieved a breakthrough in the 5G technology and country is making the faster 5G rollout in the world. ऑल राइट, तो भारत इस ब्रेक थ्रू को लेकर इतना उत्साहित क्यों है, क्यों इसकी इतनी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। तो देखिए, जो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी या सिस्टम है, ये हमें ऑफर करेगा सेवरल बेनिफिट्स, जैसे कि ये रिड्यूस करेगा हमारा ट्रेवल टाइम, एनर्जी को रिड्यूस करेगा, एनर्जी एफिशिएंसी हमारी बचाएगा,
एंड इसके अलावा ये सस्टेनेबिलिटी को भी ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। इट मीन्स दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी वेरी सस्टेनेबल देन द ट्रेडिशनल वन। एंड कुछ चैलेंज भी है हमारे सामने, जैसे कि हाई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट रहने वाली है, बहुत ज़्यादा कॉस्टलियर ये प्रोजेक्ट होगा। इसके अलावा लैंड एक्विजिशन डिफिकल्टीज आ सकती हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से संबंधित किसी भी प्रकार के लैंड एक्विजिशन का कानून अभी अभी तक हमारे पास नहीं है, तो इसके लिए अलग से लॉज बनाने पड़ेंगे। एंड टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स भी देखने को मिल सकती हैं, तो इन सभी को एड्रेस करना आवश्यक है। अगर ये हमारा टेस्ट ट्रायल्स सक्सेस हो जाते हैं, तो इस प्रोजेक्ट के मैनेजर कहें या इस प्रोजेक्ट के जो लीड करने वाले हैं डॉक्टर कैमोडी, इनका कहना है द करंट 225-meter track works well. Companies related to this technology will immediately come forward to lay tracks all over India. पूरे भारत भर में इस तरह के ट्रैक्स बिछाए जाने शुरू हो जाएंगे उन कंपनियों के द्वारा जो इस टेक्नोलॉजी में डील करती हैं। एंड इट विल बी यूज्ड फॉर freight transportation also within the 2.5 years, and also within 5 years there is a good chance that this technology will be powered by electricity, so there will be no pollution. सो ग्रीन टेक्नोलॉजी के रूप में भी इस टेक्नोलॉजी को कंसीडर किया जा रहा है। ये मेरी तरफ से था। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपका क्या विचार है, क्या सोचते हो इस नए एडवांस्ड इनोवेशन को लेकर, कि क्या भारत वास्तव में ही इसमें महारत हासिल कर पाएगा। हालांकि विश्व के अन्य देश भी इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, जैसे कि यूएस की बात कर सकते हैं, नीदरलैंड, फ्रांस, यूके, इसके अलावा चाइना, ये सब देश भी लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं आया है। इंडिया ने एक ट्रैक जो है बना के तैयार कर लिया है, अब यहाँ पे ट्रायल्स जो है होंगे। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस।